देगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 विज्ञान यानी साइंस का लेसन नंबर 16 जो अंतिम लेसन है क्लास 6 साइंस का कचरा संग्रहण एवं निपटान को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 15 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित एवं विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। सबसे पहला शब्द है इसमें कचरा। कचरा क्या होता है? आप मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मूंगफली खाते हैं, उसका छिलका क्या करते हैं? फेंक देते हैं, वही कचरा है। रेलवे स्टेशन जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं, फिर टिकट क्या करते हैं? फेंक देते हैं, वो भी क्या है? कचरा है। मार्केट से कुछ सामान लाते हैं, फिर जिस पॉलिथीन वगैरह में लाते हैं वो पॉलिथीन क्या करते हैं? फेंक देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फिर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वो सब क्या है? कचरा है। तो पहला टॉपिक हमारा वही है, कचरा। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक देते हैं। मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं इत्यादि। ये सब क्या है? ये कचरा है। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। भराव क्षेत्र। क्या होता है भराव क्षेत्र? इस लेसन में एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे समझिए। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। यानी एक खुला क्षेत्र होता है जहां गहरे गड्ढे होते हैं, वहां पे क्या करते हैं? जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कूड़ा एकत्र करते, ट्रक में भरते, फिर वहां ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्र को भराव क्षेत्र कहते हैं। जो वो खुला क्षेत्र होता है जहां गड्ढे वगैरह होते हैं, जहां कचरा ले जाके गिराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भराव क्षेत्र कहते हैं। कचरे में उपयोगी। कचरे में दो शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक उपयोगी शब्द है, एक अनुपयोगी शब्द है। तो कचरे में उपयोगी क्या क्या होगा? रसोई घर का कचरा। यह भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार पूछा जाता है, तो आगे हम बताएंगे कि क्या प्रश्न बनेगा। तो पहला उपयोगी में याद रखिएगा, रसोई घर का कचरा, जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां। ये सब क्या है? उपयोगी है, कचरे में उपयोगी है। अनुपयोगी क्या है? जिसका रीयूज कर सकते हैं, जो गल वगैरह नहीं सकता है, तो वो क्या है? अनुपयोगी होते हैं वो। कपड़ों के टुकड़े, पॉलिथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्युमिनियम के रैपर्स, कीले पुराने जूते एवं टूटे खिलौने, दोनों अव्यय होते हैं। यानी उपयोगी अव्यय भी होता है कचरे में और अनुपयोगी अव्यय भी होता है। अनुपयोगी अव्यय को पृथक कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं, और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। यानी जो भी अनुपयोगी है, जैसे में आपका पॉलिथीन हुआ, टूटा कांच हुआ, ये सारे चीज को क्या करते हैं? हम लोग अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। फिर जो बच जाता है उसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी से उसे क्या करते हैं? ढक देते हैं। जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तो यहाँ पर खेल का मैदान या पार्क बना लेते हैं। जब ये भराव क्षेत्र पूरे तरीके से आराम से भर जाएगा तो उसे क्या करते हैं? खेल का मैदान या वहां पे क्या करते हैं? पार्क बना देते हैं, ताकि लोग आए जाएं या बच्चे वहां गेम वगैरह खेलें। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, और लगभग 20 वर्ष तक इस पर कोई भी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये नोट कर लीजिएगा कॉपी में, 20 वर्षों तक। कचरे के उपयोगी अव्यय के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। अब जो भी उपयोगी अव्यय था, जैसे मैं क्या कहता हूं उपयोगी अव्यय, याद रखिएगा, रसोई घर का कचरा। रसोई घर के कचरे में क्या क्या आते हैं? जैसे में फल एवं सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, तो ये सारे थे। तो इसका क्या करते हैं हम लोग? इस जो उपयोगी अव्यय है, इसके निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास एक कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र को विकसित किए जाते हैं। यानी कंपोस्ट बनाने वाला एक क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। अब कंपोस्ट क्या होता है? तो कंपोस्ट जानने से पहले हम लोग कंपोस्टिंग जान लेते हैं। यानी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। तो क्या होता है कंपोस्टिंग? कचरे की कुछ चीजें विघटित होती है, खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधे के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग क्या करते हैं? पौधे के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थ के
विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विगलित होते हैं और ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा ये परिवर्तित होते हैं खाद के रूप में, इसे हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ पदार्थ कौन कौन से पदार्थ होंगे? वही रसोई घर का कचरा था, समाचार पत्र था, सूखी पत्तियां था, कागज की थैलियां था। तो ये सारे चीज क्या होंगे? आपका विगलित हो जाएंगे। इनसे जब दुर्गंध नहीं आएगा तो ये खाद में समझिए परिवर्तित हो गए। तब ये परिवर्तित हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोस्टिंग कहते हैं। अब हम जानते हैं कूड़ेदान के बारे में। यहां से भी प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है कूड़ेदान से। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे एकत्र करने के लिए 2 पृथक यानी अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करती है। एक होता है आपका नीले रंग का, दूसरा होता है हरे रंग का। नीले रंग में किस तरह के आपका प्रयोग होता है, उसमें कौन कौन से चीज डाले जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ, चलिए उससे भी जान लेते हैं। तो नीले रंग के कूड़ेदान में पुनः उपयोग होने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, यानी जिसका दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसे डाले जाते हैं। अब पूछा जा सकता है सीटेट में कि नीले रंग में जो पुनः उपयोग होने वाले पदार्थ डाले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो आपका क्या क्या है? प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। अगर दे देगा एक लाइन में प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच, दूसरे लाइन में अगर दे देता है आपका रसोई के कचरे, अन्य पादप तथा जंतुओं के अपशिष्ट, तो आपको टिक कैसे करना होगा? ऑप्शन नंबर ए को, जिसमें होगा प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। ये पुनः उपयोग होने वाले पदार्थ हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है हरे रंग के कूड़ेदान में रसोई तथा अन्य पादप अथवा अन्य अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। तो ये 2 तरह का कूड़ेदान उपयोग में लाया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं हानिकारक गैसें तथा धुआं। सूखी पत्तियों के कचरे, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाने के पद्धति की जगह हमें कंपोस्ट पद्धति का प्रयोग करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो किसान क्या करते हैं, जहां सूखी पत्ती का कचरा देख लेंगे या जो भी फसली पादपों का अपशिष्ट देख लेंगे, भूसा देख लेंगे, उसमें क्या करते हैं? वो आग लगा देते हैं। लेकिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हानिकारक गैसें तथा धुआं बाहर निकलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानि पहुंचाता है। इसलिए इनका कंपोस्ट पद्धति में इनका उपयोग करना चाहिए। कंपोस्ट बनाएंगे तो फिर खाद बन जाएगा, फिर हम लोग पौधे के लिए वो उपयोगी हो जाएगा, उसको अगर पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो। इससे हम हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न को समाप्त कर सकते हैं। अगर कंपोस्ट पद्धति का उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा? हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न को समाप्त कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए ऊपर से जो भी पढ़े हमने, तो एक तो भराव क्षेत्र आपको याद करना है, उसमें हमने आपको बताया कि 20 वर्षों तक। फिर हमने कंपोस्टिंग के बारे में बताया। कंपोस्टिंग क्या होता है? वो खाद जब परिवर्तित हो जाता है, जो भी आपका विगलित था, कुछ पदार्थ जो विगलित हो जाते हैं, खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। फिर कूड़ेदान के बारे में जाना, 2 तरह का कूड़ेदान होता है। आपका नीले रंग का जो कूड़ेदान था उसमें हम लोग प्लास्टिक, धातुएं और कांच डाले थे जो पुनः उपयोग करते हैं। दूसरा हरे रंग का था जिसमें हम लोग पादप, जंतु के अपशिष्ट हमने डाला था, या रसोई घर के जो भी कचरे थे उसका उपयोग करते हैं। फिर हमने जाना कि हानिकारक गैसें, धुआं तथा कैसे निकलता है। तो वो जो भी आपका कचरा है, सूखी पत्तियों के या पादपों के अपशिष्ट के या भूसों को जिसे हम जलाते हैं, उसके फलस्वरूप हानिकारक गैसें तथा धुआं निकलता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसके जगह पे क्या करना चाहिए? कंपोस्ट पद्धति अपनानी चाहिए। तो पहले पेज में हमने यही पढ़ा। चलिए दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा, अच्छे तरीके से आप समझिएगा तो पूरा चीज आज हम याद करवा देंगे आपको। वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग बहुत अच्छा शब्द है। सीटेट में 1 या 2 बार जरूर पूछा हुआ है। हम आपसे पूछे, पहला सवाल यही कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो तुरंत उत्तर दीजिएगा आप किसको? केचुए को। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर को बना रहे होंगे, हो सकता है इस बार सीटेट में आ जाए। तो छोटे छोटे शब्दों को समझिएगा, फिर कैसे वो वर्मी कहलाता है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुए की एक प्रजाति लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग कहते हैं। 2 शब्द है यहां पे, वर्मी कंपोस्टिंग या कृत्रिम कंपोस्टिंग। केचुए में एक विशेष प्रजाति होती है। किस तरह की प्रजाति? लाल केचुए की।
लाल केचुआ याद रखिएगा, केचुआ में एक होता है लाल केचुआ। आप देखे भी होंगे जनरल, तो किस तरह का केचुआ आप देखते हैं, अधिकतर देखिएगा लाल केचुआ ही, जब बारिश वगैरह होगा, मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, केचुए बाहर निकल जाते हैं, तो वो लाल केचुए की तरह ही होते हैं। तो वही लाल केचुआ जो होता है, याद यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आप देखे होंगे तो लाली केचुआ देखे होंगे, तो वही चीज़ हो गया। वो लाल केचुए की सहायता से क्या होता है, कंपोस्ट बनाने की विधि जो होती है वो वर्मी कंपोस्टिंग या कृत्रिम कंपोस्टिंग करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा क्या करते हैं, को खाद बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको लंबा सा ये है, लेकिन पूरा एक एक लाइन आपको सिखाते हैं कि अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर चाहते हैं खाद बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं लाल केचुए और वर्मी कंपोस्ट। एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कितना सेंटीमीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए, तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। ये भी पूछा जा सकता है कि कितना होना चाहिए, तो वहां दे देगा 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, ये वो सारा ऑप्शन को वहां टिक किसको करना होगा, 30 सेंटीमीटर को। अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पे रखें जो न तो बहुत गर्म हो न ही बहुत ठंडा, या जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो। यह भी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि अगर उसके लिए कोई लकड़ी का बॉक्स रखना है हमें, तो कैसे स्थान पे रखेंगे। ऑप्शन ए दे देगा बहुत गर्म हो, ऑप्शन बी दे देगा बहुत ठंडा हो, ऑप्शन सी दे देगा जहां सीधी धूप पड़ती हो, ऑप्शन डी दे देगा ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो। आप इसमें फंस जाएंगे, किसको टिक करें, तो इसमें किसको टिक करना है, ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, क्योंकि आप सोचेंगे या तो बहुत गर्म होना चाहिए नहीं तो बहुत ठंडा होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कहीं सूर्य का धूप पड़े, इसलिए यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो जाएगा जांचना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि वो ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, या सीधी धूप नहीं पड़ती हो। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछाएं। उसमें क्या होता है ना, गड्ढे या बॉक्स जो भी आपने लिया है उसके तली में एक जाल अथवा मुर्गा जो जाली होता है उसको बिछाएं, या तली में इसके अतिरिक्त आप कर सकते हैं, मान लीजिए वो नहीं मिलता है तो तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। तली में क्या कर सकते हैं, को रेत की बालू जो होता है वो 1 अथवा 2 सेंटीमीटर, 1 अथवा 2 सेंटीमीटर, या तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। मोटी परत क्या करेंगे, बिछा देंगे। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछाते हैं। अब यहां पे भी पूछा जा सकता है कि जो रेत आपने रखा है उसके ऊपर क्या रख सकते हैं आप, लोहे के टुकड़े रख सकते हैं या आप कांच के टुकड़े रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो वहां पे याद रखिएगा सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दें। वही जो आप दिमाग में इतना याद रखें, जो सड़गल जाए, क्या रखे, जो सड़गल जाएगा उसी को हमें रखना है। प्लास्टिक सड़ेगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, गलेगा ना, तो उसे नहीं रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे वहां पे, सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट। हरी पत्तियां, पौधे की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पटिया काटकर उन्हें रेत अथवा जाली जो भी है, रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हरी पत्तियां हैं, पौधे की सूखी डंडियों के टुकड़े हैं, भूसा है अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पटिया उसे काटकर उन्हें रेत जो भी आपने रखा है, रेत या जाली, उसके ऊपर बिछा दे। या इसके अतिरिक्त अगर नहीं मिलता ये सब, तो नोटबुक के बेकार गत्ते को, नोटबुक जो आपका होता है ना कॉपी, उसी का बेकार जो गत्ता है आपके पास, उसे भी काट कर भी पटिया बना सकते, उससे भी काट के उसे क्या कर देंगे, पटिया बना के उसमें रख सकते हैं। परंतु इसमें देखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं काटन का प्रयोग न करें। इसमें ये मत कीजिएगा चमकीले जो होते हैं वो प्लास्टिक वाले कागज जो होते हैं एवं काटन जो प्लास्टिक के होते हैं उसका प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग नहीं करना क्योंकि आप जानते हैं वो सारी चीज नहीं गलेंगे, इसलिए इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। प्लास्टिक चमकीले शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि चमकीले में वो धातु ही होगा, तभी वो चमकता है, धातु ही चमकता है, तो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है क्योंकि वो गलेगा ही नहीं। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। रेत अथवा जो तार की जाली है उस पर सूखी गोबर भी आप बिछा सकते हैं। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाए, और कुछ जल उसमें छिड़क दे और उस परत को नम बनाना है आपको। इतना भी ज्यादा मत छिड़क दीजिएगा, वही लाइन लिखा गया अभी
नम बनाए, अधिक नहीं कि वो बहने लगे, इतना भी ज्यादा वहां पे पानी मत डाल दीजिएगा कि वो बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए। जो भी अपशिष्ट का जो आपने परत बनाया है उसको दबा के पूरा नीचे नहीं करना है, उसे पोला ही रहने दीजिए। पोला मतलब थोड़ा हवादार नीचे में, मतलब नहीं होता धंस जाए उस तरह का रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, उसको दबाना नहीं है, ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। यानी उसको दबाना नहीं है। ताकि क्यों नहीं दबाना है? क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। कुछ लाल केचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। आप कुछ लाल केचुए खरीद लीजिए, चाहे आपको कहीं से मिलता है तो वहां से लाके गड्ढे में रखते हैं। बुक में आपका खरीदने के लिए बात कही गई है। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। अब जो भी आपके पास जूट की बोरी हो, पुरानी चादर हो अथवा घास के जो हल्के से घास से उसे ढकते हैं। लाल केचुए के भोजन में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। पहले कोष्ठ में हमने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे लाल केचुए के भोजन क्या क्या है। फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद छनी हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार। ये पूछा जा सकता है कि लाल केचुए के भोजन में क्या क्या आता है। तो फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट आते हैं, कॉफी आता है, अथवा चाय छानने के बाद छनी हुई आपका जो पत्तियां होती है वो, खेत एवं बगीचे के खरपतवार, कि ये सब लाल केचुए के भोजन है। तो लाल केचुए के भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखें। अब 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में उसे दबाकर आपको रखना है जो भी इनका भोजन है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केचुओं को न दें। अब देखिए इसमें याद रखिएगा कि नमक वाला चीज, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध, ये सब चीज लाल केचुए को ना दे। ये सीटेट में पूछ सकता है कि लाल केचुए के भोजन में क्या क्या आते हैं। तो एक तो फल सब्जी वाला जो हमने बताया, कॉफी वगैरह, ये दे देगा ऑप्शन में। दूसरा दे देगा नमक, अचार दे देगा, ऑप्शन सी में दे देगा तेल, सिरका, ऑप्शन डी में दे देगा मांस एवं दूध। तो आपको मांस एवं दूध देकर टिक नहीं कर देना, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा, क्योंकि केचुआ है तो उन्हें क्या खाने के लिए चाहिए? फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी, चाय छानने के बाद छनी हुई जो पत्तियां हैं वो, खेत एवं बगीचे के खरपतवार, यही सब आपको इस्तेमाल करना है। यही ऑप्शन आपको टिक करना है देख के। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया। इनसे उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। अगर आप अचार डालते हैं, तेल डालते हैं, सिरका डालते हैं, दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं, तो इससे क्या होगा? इनसे उसमें रोग कारक, जो भी रोग कारक जीव होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ दिनों के अंतराल पे गड्ढे के जो भी पदार्थ है वो धीरे धीरे मिलाते रहें। इसके ऊपरी सतह को हिलाते रहे और ऊपरी सतह को धीरे धीरे हिलाते रहें। लाल केचुए के दांत नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाल केचुए को क्या नहीं होता है? वो दांत नहीं होता है। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। इसमें दांत नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या शब्द है कि दांत नहीं होता है, लेकिन इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? गिजर्ड कहते हैं। दांत नहीं होता है, गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। और ये किस लिए होता है कि भोजन को पीसने में ये सहायता करता है? अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने से या आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर आप अंडे के छिलके, समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला दें तो यह आहार ये क्या हो जाएगा? या आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है। यानी जो भी आपका कृमि है उसके गिजर्ड में, कृमि मतलब क्या? वही आपका लाल केचुआ है, उसके गिजर्ड में ये पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा ये भी क्या क्या चीज था? अंडे के छिलका था, समुद्री शंख था, सीपी का चूरा आहार था। इसको अगर हम आहार में मिला देते हैं तो वो गिजर्ड में पहुंच सकता है। इसके बाद लिखा गया भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। भोजन को आसानी से वो पीस सकता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने डाला भी है। कोई लाल कृमि जो है एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। यानी जितना उसका शरीर का भार है उसके बराबर वो मात्र एक ही दिन में खा सकता है।
लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। लाल केचुआ जो होता है बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। ये क्यों याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कैसा किस जगह पे रखना है जो ना गर्म हो ना ठंडा हो। वही चीज़ यहाँ भी दोहरा दिया गया। किस लिए वैसा स्थान हम चूज कर रहे थे, क्योंकि लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने पास पास नमी की आवश्यकता होती है। अपने आसपास किसकी आवश्यकता होती है? नमी की आवश्यकता होती है। एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो सकती है। एक महीने में उनकी संख्या कितनी गुनी हो सकती है? वो 2 गुनी हो सकती है। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर गड्ढे के मिट्टी जैसा पोला पदार्थ देखते हैं। 2-3 सप्ताह के अंतराल पर आप देखते हैं कि गड्ढे के मिट्टी जैसा पोला पदार्थ देखते हैं, यानी पोला हुआ मिट्टी वहां पे आप देखते हैं। तब हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तब हम देखेंगे वैसा, तो वो कंपोस्ट क्या हो गया? तैयार हो गया। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अब इस गड्ढे के एक किनारे में क्या करेंगे? आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डाल देंगे। एक किनारे में क्या करें? मान लीजिए कि पोला हो गया मिट्टी, तो एक किनारे पे ले जाएंगे और जाने के बाद उधर जो भी लाल केचुए का भोजन है वो उधर डाल देंगे, यानी आहार उधर डाल देंगे। एक कोने की तरफ चाहे कहीं भी एक तरफ डाल देंगे। इसके बाद है अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। अधिकांश यानी अधिकतर कृमि भोजन के तलाश में उधर वो चले जाएंगे जिधर आपने आहार डाला है। इसके बाद क्या होगा? जिसका प्रयोग अन्य पदार्थ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। अब एक तरफ चले जाएंगे तो दूसरे जगह भी अगर वर्मी कंपोस्ट आपको बनाना है तो इन वहां का मिट्टी उठाएंगे, केचुए समेत उठाएंगे और केचुए को ले जाके वहां छोड़ देंगे। अगर दूसरे जगह आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटे तक इसे धूप में सिखाइए। अब जो भाग बच गए हैं जहां से केचुआ हट गए थे, आहार तो हमने किनारे में डाला था, उधर चले गए, उसका इस्तेमाल हम कहीं और कर सकते हैं। तो जो इधर का भाग है जहां हम लोग आहार नहीं डाले थे, वहां से हम लोग क्या करेंगे? जो वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया था, जो कंपोस्ट, उसको हम निकालेंगे और निकालकर कुछ घंटे धूप में सुखाएंगे। यानी जो खाद बना था उसको हम निकालेंगे और धूप में सुखाएंगे। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार हो गया। धूप में सूख गया यानी वर्मी कंपोस्ट आपका प्रयोग के लिए तैयार हो गया। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट यानी खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? जो भी बहुत ही उत्तम वर्मी कंपोस्ट बना है, खाद बना है, इसका उपयोग आप लोग गमलों में, बगीचों में, खेतों में डालकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और हम चाहते थे कि इसे आप सीख ले। अगर आप बैठे हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे, तो ये भी इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। और जो आप मार्केट से यूरिया वगैरह जो उर्वरक खरीदते हैं तो वो खरीदना नहीं पड़ेगा, इसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मिट्टी के लिए भी उर्वरा शक्ति बनाए हुए रखता है, हमेशा बनाए हुए रखता है। आप अगर मार्केट से जो खरीद के उर्वरक लाते हैं तो वो मिट्टी का मतलब नमी भी खत्म करते जाता है। दिन पर दिन आपका मिट्टी बंजर होते जा रहा है। इसलिए खाद का इस्तेमाल आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। इसलिए हमने पूरा टॉपिक ही हमने डाल दिया था ताकि आपको सिखा भी पाए, ताकि आप इस्तेमाल भी कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं, एक स्टोरी है छोटा सा नानू के बारे में, उसके बारे में। नानू का स्टोरी तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। नानू है क्या? तो नानू एक बच्चा है और वो क्या करता है ना, कॉपी पेन जो मिलता है को उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो क्या करता है? कॉपी फाड़ता है, पेज उसका फाड़ता है और पेज फाड़ने के बाद एक जहाज हम लोग बनाते थे मोड़ के, वही जहाज बनाता था और चारों तरफ आकाश में उड़ाता था, फिर छोड़ देता था। क्या आप भी ऐसा करते थे क्या? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा अगर आप भी जहाज उड़ाते थे बचपन में। तो नानू की भी यही करतूत थी और जिससे घर वाले बहुत परेशान होते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो मौसी के घर गया। मौसी के घर गया तो वहाँ पे इसमें पात्र में नानी भी वहीं थी उनकी। तो नानी मिली, फिर मौसी मिली और मौसी का लड़का मिला। देखिए क्या क्या होता है। मौसी का यहाँ चर्चा नहीं है, मौसी का लड़का का चर्चा है जिसका नाम श्याम है। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इसमें। इस पाठ की नानू की कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। वैसे पात्र हम देखते हैं क्या क्या है। नानी, माँ, मौसी का लड़का, श्याम। मौसी का लड़का जिसका नाम श्याम है और जो नानू है वो मौसी के घर जाता है। इसमें बताया जाता है कि पुराने चार्टों से फाइलें, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों का फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी।
ये सारा चीज जो बनाना है वो श्याम ने बनाया था। क्या क्या बनाया था कि पुराने चार्टों से फाइलें बनाया था, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल बनाए थे, पेंसिल की जो छीलन है उसे बधाई कार्डों पे फूल बनाया था। अब इसमें सीटेट के लिए क्यों हमने ये लिख दिया है, तो पूछा जा सकता है कि पुराने चार्टों से क्या किया जा सकता है, जो भी पुराने चार्ट है उससे क्या बनाया जा सकता है। उसमें दे देगा फाइल, बधाई कार्ड के फूल और चटाई, तो इसमें आपको टिक करना होगा फाइलों को। इसी तरह याद कर लीजिएगा पेंसिल की छीलन से क्या बनाया गया था कि बधाई कार्डों पे फूल बनाया गया था। इसके आगे लिखा गया पुराने कपड़ों से क्या बनाया गया था, तो पुराने कपड़ों से चटाई। पुराने कपड़ों से चटाई कैसे बनाया जा सकता है, कुछ अगर महिला अगर देख रही है तो कमेंट कर सकती है। देखिए होता क्या है ना, पुराने कपड़ों को काट दिया जाता है, काट के एक दूसरे में लपेट के वगैरह करके वो चटाई बना देते थे। तो ये किया था श्याम नाम के लड़के ने। पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी बनाया था, जो भी पॉलिथीन की थैली का है उसका उन्होंने क्या किया था, टोकरी बनाया था। और श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्र जो हमेशा आता है जिसे हम लोग फेंक देते हैं कचरे में, उससे एक डायरी बना रखी थी। उससे उसने क्या किया था, जो भी उसमें पेजेस होते हैं ना उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक डायरी बना लिया था। तथा नानू द्वारा फेंके गए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे, और जो नानू हमेशा कागज खेलता था, जहाज बना के फेंकता था, तो उससे क्या किया था उन्होंने, लुगदी से सुंदर मुखौटे, फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड श्याम ने बनाया। यानी मुखौटा बनाया था, फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड क्या किया था, श्याम ने बनाया था। तो एक बर्थडे पड़ता है नानू का, तो वो वहीं पे मनाता है और वो जाके मार्केट से बहुत सारा सामान खरीद के लाता है। इस स्टोरी में आगे होता है कि मौसी के यहाँ जाता है, वहाँ पे श्याम ये सारी चीज़ बना के रखता है, तो ये देखता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत देखता है एक दो बार। लेकिन उसमें करता क्या है कि इसका बर्थडे रहता है कि ये मार्केट से अपने दोस्तों को बुलाता है, बहुत सारा चीज़ खरीद के लेके आता है। लेकिन उसी बीच ये जो श्याम है वो जो भी नानू के द्वारा फेंका गया लुगदी है उससे सुंदर मुखौटे बनाता है, फोटो फ्रेम बनाता है, बधाई का सुंदर कार्ड बनाता है। तो ये चीज़ श्याम बनाया। एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप, चिकनी मिट्टी, धान की भूसी एवं कागज, पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए कर सकते हैं। ये लाइन कहाँ से आया है, तो एक बार नानी उनकी क्या कर रही थी कि टोकरी पे कुछ लुगदी वगैरह का लेप कर रही थी। तो लुगदी वगैरह का लेप करे, तो ये नानू पूछता है कि ये क्या कर रही है, तो वो जवाब देती है कि टोकरी पे अगर गाढ़ी लुगदी का लेप लगाएंगे। अब लुगदी का लेप में क्या क्या इस्तेमाल उन्होंने किया था, चिकनी मिट्टी, धान की भूसी एवं कागज। तो इससे क्या हो जाएगा ना, वो पक्की और टिकाऊ बन सकता है। यानी जो टोकरी है वो पक्की और टिकाऊ, यानी ज़्यादा दिनों तक वो रह सकता है और एक तरह से पक्की भी हो जाएगा। इसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है। अब मार्केट, हम स्टोरी बता रहे थे कि मार्केट में वो गया, बहुत सारा सामान खरीद लिया, लेकिन प्लास्टिक मांग रहा था, कि प्लास्टिक मिल ही नहीं रहा था। जबकि श्याम जो था वो बोला था कि आप कपड़े का थैला लेते जाओ, लेकिन लेके नहीं गया था। तो वो प्लास्टिक दुकानदार नहीं दिया, को जैसे तैसे वो लेके आया था। तो फिर श्याम ये सारा चीज़ बताया था। फिर बस यहीं पे स्टोरी को द एंड कर दिया जाता है कि सामान लेके आया है और श्याम बहुत सारा चीज़ बनाया है, तो उसको देख के ये लोग प्रभावित होते हैं, नानू या उसके दोस्त। बस यही पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने लिख दिया है, स्टोरी भी सुना दिया हमने, साथ में आपसे कहेंगे भी कि पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मजा आएगा स्टोरी पढ़ने में। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफा, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों तथा तार की जाली, फ्रेम के स्थान पे बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको चाहिए। कागज का पुनर्चक्रण अगर हम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए पुराने समाचार पत्र वाले पुराने लिफाफा, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों तथा तार की जाली। फ्रेम भी चाहिए, अगर फ्रेम नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे फिर से लिखा गया है चमकदार और प्लास्टिक लेपित, यानी प्लास्टिक अगर किसी में है तो उस तरह का कागज का उपयोग नहीं करना है। चमकदार क्यों नहीं, क्योंकि वो धातु का हो सकता है, और प्लास्टिक तो गलता नहीं है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर, अब कागज को, जो भी कागज आपने इकट्ठा किया, मैगजीन वगैरह, ये सारी चीज अगर आपके पास है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दीजिए। बाल्टी अथवा टब में रखकर झाड़ डाल दिए। अब कोई बाल्टी होगा, बाल्टी या टब, उसमें फाड़ के उसमें डाल दीजिए।
कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब जो भी कागज का टुकड़ा है एक दिन जल में, बाल्टी में जल डाला है, फिर कागज का टुकड़ा डाला आपने, उसी तरह डुबा रहने दीजिए। अब इसे भींगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब इस भींगे कागज को अगले दिन कागज को काटिए और गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाकर लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। अब एक समान बनाने के लिए फ्रेम को हम धीरे से उसे ठोकेंगे। जल से बहकर निकल जाने की प्रतीक्षा कीजिए, और जल बहकर निकल जाने की यानी थोड़ी देर ठोक दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ताकि जल जो भी है वो बाहर निकल जाए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए। अगर आवश्यकता लगता है तो फ्रेम पर क्या कीजिए, पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। जिससे क्या होगा, लुगदी का अधिक से अधिक जल वो क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो यहाँ पे सीटेट में क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ये पूरा प्रोसेस लंबा सा, जानते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूरा प्रोसेस दे देगा और वहां पे पूछ देगा कि वहां पे फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार फैला देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्यों फैलाते हैं। तो वहां पे आंसर आपका होगा लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लेने के लिए वहां पर समाचार फैलाते हैं। ये पूरा ऊपर से जो भी है वो पूरा प्रोसेस लिख देगा, उसके बाद पूछेगा। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। अब लुगदी को क्या कीजिएगा, इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर लीजिए, किसी पुराने समाचार पत्र पर रख दीजिए। किसी पुराने समाचार पत्र, जो भी न्यूज़पेपर आपके घर आता है, उस पर रख के धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तुएं रखें। समाचार पत्र के किराने पे कुछ भारी वस्तुएं रख दीजिए जिससे वह मुड़ ना सके। इससे क्या होगा, वो मुड़ेगा नहीं या जाके उसमें मिलेगा नहीं। तो चारों तरफ जो आपका किनारा है वहां पे भारी वस्तुएं रखते हैं जिससे मुड़े नहीं। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व रंग का प्रयोग इसमें मिलाने में कर सकते हैं। अगर रंगीन कागज आपको प्राप्त करना है तो लुगदी को जो फैला रहे थे आप, उसको फैलाने से पूर्व रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रंग का प्रयोग इसमें मिलाने में कर सकते हैं, इसमें रंग का प्रयोग करके उसमें मिला सकते हैं अगर रंगीन कागज चाहिए तो। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व, यानी फ्रेम पर जब लुगदी फैला रहे थे उससे पूर्व इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों अथवा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। यानी ये भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या, सूखी पत्तियों, फलों की पंखुड़ियों अथवा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। कब, जब लुगदी फ्रेम पे फैला रहे थे तब। ऐसा करके सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके क्या होगा, सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण कर सकते हैं हम लोग, आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं, यानी आकर्षित करने वाले कागज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कागज का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, 2 ही टॉपिक बचा हुआ है इस लेसन का, प्लास्टिक, वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक क्या है, एक वरदान है या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है? जी नहीं, सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुओं के नाम क्या क्या हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप इत्यादि जो है, ये सारे चीज किसके बने होते हैं? अधिकतर देखिएगा प्लास्टिक के बने होते हैं। पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो भी पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक है उसमें हो सकता है कि खाद्य पदार्थ आप रख रहे होंगे, तो उसमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। वो क्यों होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। उपयोग किया हुआ थैली के कारण भी, उपयोग किया हुआ थैली के कारण, अगर मान लीजिए अगर उस थैली का हम लोग उपयोग पहले से कर चुके हैं तो इसके कारण से वो हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। अब खाद्य पदार्थ का संग्रह करना है तो इसके लिए
क्या करना चाहिए कि अनुमोदित, जो भी सरकार द्वारा अनुमोदित है, को प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करने के लिए आग्रह करना चाहिए, उसी का उपयोग करना चाहिए। और जो भी दे रहे हैं उनको भी कहना चाहिए कि इस तरह का प्लास्टिक आप दीजिए। आवारा पशु भोजन की खोज में जब थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को निगल लेते हैं। अब घर के बाहर रहते हैं, प्लास्टिक आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप अपनी गली में फेंक देते हैं। तो जो भी आवारा पशु होते हैं भोजन की तलाश में जाते हैं, जैसे गाय वगैरह, फिर उसको क्या करते हैं, वो निगल लेती है, जिसके फलस्वरूप वो क्या होता है, निगल लेने के बाद कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वही लाइन अगला है, कभी कभी तो इस कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पे हानिकारक गैसें मुक्त करती हैं। सभी प्रकार की प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं अथवा जलाते हैं तो वो किस तरह की गैसें मुक्त करती हैं, तो हानिकारक गैसें मुक्त करती हैं। इस गैसों से मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकता है, जैसे में कैंसर। अब हम बात कर लेते हैं कचरे के निपटान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। ये पहले से ऊपर जो हम लोग पढ़ते हुए आए वही है, तो याद नहीं करना है, केवल ये याद कर लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो केवल 10 है, बाकी सब सुन लीजिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें, जहां भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। पहला हो गया। दूसरा है दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें, यानी थैले जो हो किसके हों, कागज के हों। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। कपड़े अथवा जूट का थैला आपको लेकर जाना चाहिए। तीसरा है हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। प्लास्टिक का थैले का उपयोग नहीं करना चाहिए खाद्य पदार्थों का अगर आप संग्रहण करते हैं तो। चौथा है हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, यानी अगर प्लास्टिक का थैली आप उपयोग कर लिए हैं तो उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पांचवा है हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। कभी भी आप प्लास्टिक की थैली या अन्य जो प्लास्टिक की वस्तु है उसे कभी भी नहीं जलाना चाहिए। 6 नंबर है हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर ना फेंकें। जो कचरे की जो थैलियां हैं उसे न भरें, ना ही बाहर फेंकें, यानी कचरे में जो भी कचरा है उसमें प्लास्टिक की थैलियां ना भरें, ना ही उसे बाहर फेंकें। 7वां है हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें, यानी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके रसोई के जो भी अपशिष्ट है उसका विवेकपूर्ण निपटान करना चाहिए। 8वां है हम कागज पुनः चक्रित करें, यानी कागज का पूरा चक्रण करें, हम फेंके नहीं उसको। 9वां है हम कागज के दोनों ओर लिखें। कभी कभी होता है कागज की एक तरफ लिखते हैं बाकी एक तरफ छोड़ देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करें, दोनों तरफ लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अगर आप रफ कार्य करते हैं तो इसके लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका है तो उसमें बिना लिखे हुए जहां छूट जाता है तो उसको भी आप रफ कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां है हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह का प्रेरित करना चाहिए कि उचित जो भी आचरण है उसका पालन कीजिए, इसके लिए हम प्रेरित हमें करना चाहिए। तो ये 10 हैं जो कचरे के निपटान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके बुक में दी हैं, एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पे आपका लेसन समाप्त हो जाता है। और एक प्रश्न जो हम आपसे पूछना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न क्या है हम आपको बता देते हैं। छोटा सा प्रश्न है कि जो प्लास्टिक होता है क्या सभी तरह के प्लास्टिकों का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं? सभी तरह का प्लास्टिक का क्या हम पुनः चक्रण कर सकते हैं? कमेंट में उत्तर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। साथ में किसी ने कमेंट किया था कि लेसन नंबर क्लास 7 का, और लेसन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, फिर से आप हमें बता दीजिए कि कितने लेसन से आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। कोई ये क्लास 6 खत्म हुआ साइंस का, इसके बाद हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 का तो बन चुका है लेकिन क्लास 7 भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास 8 का भी आपको चाहिए, डायरेक्ट नोट्स से तो हमने नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट हमने बुक से पढ़ा है, तो अगर उसका भी चाहिए तो उसका भी कंटिन्यू करेंगे। जल्दी हम टोटल जितने भी आपके साइंस के बुक है उसे क्लोज करेंगे। फिर हम साइकोलॉजी के भी कुछ वीडियोस लाएंगे ताकि उसके बहुत सारे टॉपिक जो है अभी प्रेरणा वगैरह वो सारे का क्लोज करेंगे। उसके बाद हम आएंगे मैथ पे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।